देश के बजट से हर किसी को कुछ न कुछ उम्मीद जरूर है। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करने वाली हैं। उनके पिटारे में क्या है, इसे लेकर देशवासियों की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा रेलवे को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। पहले रेल बजट अलग से पेश होता था, लेकिन मोदी सरकार ने इसे भी आम बजट का हिस्सा बनाया। देखना होगा कि निर्मला सीतारमण रेलवे के लिए क्या बड़े ऐलान करने वाली हैं। इन सब के बीच भारत 24 आपके लिए खास कार्यक्रम लेकर आया है, बजट एडवाइजर्स, जहां पर रेलवे से जुड़े अनुभवी चेहरे सरकार को बताएंगे कि भारत की लाइफलाइन को किन सुविधाओं और संसाधनों की जरूरत है। हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए हम बजट से पहले एक्सपर्ट्स की बात को सुनते हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में सालों का अनुभव रखते हैं। तो चलिए आज बजट एडवाइजर्स के इस खास शो में बात करते हैं रेलवे पर। इस देश के सबसे बड़े संस्थान रेलवे को बिलोंग करता हूं और अभी जो संख्या है बल पर कहें तो 12,26,000 लोग रेलवे में काम कर रहे हैं। इस बजट में हम तो भारत सरकार से यही आशा करते हैं कि वो ऐसा बजट लाए जो कि इस देश की जो जनता है, 2.5 करोड़ लोगों को रोज़ हम लोग भारतीय रेल पर यात्रा कराने का काम करते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की आबादी के बराबर है और मैं समझता हूं कि उनकी अपेक्षाएं जो भारतीय रेल पर हैं, रेल उसके अनुरूप उतरे, उसके लिए बजट में प्रोविजंस होने चाहिए। जो इन गाड़ियों को चलाने के लिए अनवरत 24/7 हर मौसम में जाड़ा गर्मी बरसात नहीं देखते हुए इनकी मरम्मत कर रहे हैं, इनको चलाने का काम कर रहे हैं, उन कर्मचारियों के सुख सुविधा का भी ख्याल इस बजट में हो। ख़ास तौर पर ये पुरानी पेंशन बहाली का मसला बहुत बड़ा मसला है और ये जो 1 जनवरी 2004 के बाद बच्चे और बच्चियां भारतीय रेल में आए हैं, उनके मन में ये बहुत सवाल पैदा होता रहता है और कभी कभी ये दुर्घटनाओं को भी जन्म दे सकता है, क्योंकि उनके दिमाग में इस बात को लेकर के बहुत स्ट्रेस रहती है कि जब हम रिटायर हो जाएंगे तो क्या होगा। हमें आशा है कि इस बजट में इस बात का प्रोविज़न होगा और उनको एक जो सुविधाएं डिफाइंड पेंशन सिस्टम में मिलती थी वो मिलने का काम होगा। कम से कम 50% उनको तनख्वाह का पेंशन मिलेगी और उसके ऊपर डीएनएस रिलीफ भी मिलेगी। हम ये आशा करते हैं। इसके अलावा हमारा आशा है इस बजट में कि ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ को और अपग्रेड करने की आवश्यकता है। भारतीय रेल पर टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, तो जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको उच्चीकृत करने के लिए निश्चित तौर पर हमें कुछ व्यवस्था करने की आवश्यकता है। रेल कर्मचारियों के लिए अच्छे आवास हों, जो हमारे कर्मचारियों की संख्या है उसको पूरा किया जाए। ये जो वर्क फोर्स है ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है इस भारतीय रेल का और मैं समझता हूँ कि अगर सरकार कुछ ऐसा करे जिससे कि उनको भी लाभ हो, उनके बच्चे जो रेल कर्मचारी हमेशा अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं अपने रेल को चलाने में, देश को आगे बढ़ाने में, विकास के पहिए को आगे चलाने में, तो उनके बच्चों का ख्याल करना, उनको अच्छी शिक्षा मिले, शिक्षा मिलने के बाद वो चिकित्सा का जो है वो पूरा ध्यान रखने की आवश्यकता है। मॉडर्नाइज्ड हॉस्पिटल नहीं होंगे और स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट उनको नहीं मिलेगा। हालांकि बहुत कुछ रेलवे के अंदर मिलता है, लेकिन अभी भी उसको उच्चीकृत किए जाने की आवश्यकता है। सही कहा मिश्रा साहब ने। स्टाफ कर्मचारियों का वेलफेयर एक प्रायोरिटी होने की ज़रूरत है। सेफ्टी फर्स्ट, स्पीड सेकंड। स्पीड की ज़रूरत भी है और भी है, लेकिन सेफ्टी से बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि दुनिया भर में जो हमारे पास जो मीडिया है, जो गूंजता है, जो देश की एक अलग तस्वीर उभरती है कि जैसे भारत में यात्रा करना ही रेल की यात्रा इतनी
ख़तरनाक हो सकती है। हालांकि वो भूल जाते हैं कि आप रोड के जो एक्सीडेंट हैं उससे कई गुना ज़्यादा होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर एक एक जान की कीमत महत्वपूर्ण है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि रेल बजट में सबसे ज़्यादा ध्यान, पहली प्रायोरिटी सेफ्टी पर होगी, और उसके लिए रेल सेफ्टी फंड भी है। पिछले दिनों 2.5 लाख करोड़ का सेंट्रल गवर्नमेंट से भी वो है, तो अब हमारी प्रायोरिटी इधर रहनी ज़रूरी है। अब उसको कैसे, चाहे सिग्नलिंग सिस्टम को किया जाए, जो बालासोर वाला जो मामला था, या कवच की बात बार बार की जा रही है, और सारी उसके बावजूद भी कवच की प्रोग्रेस शायद धीमी है। मुझे उम्मीद है कि शायद इस बजट में अभी पिछले दिनों जलपाईगुड़ी वाली दुर्घटना ने फिर से हाईलाइट किया कि आखिर हम उसमें धीमे क्यों चल रहे हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे पे काम हुआ है, लेकिन महंगा है उसका इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन कुछ भी हो, चीन, जापान, जब हम ग्लोबल रेलवे के साथ कंपेयर करते हैं तो ये सारी टेक्नोलॉजी भी है, और उसमें ये सेफ्टी एस्पेक्ट्स भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इंफ्रास्ट्रक्चर को मुझे लगता है और बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं विशेषकर उत्तर भारत की रेल में जब भीड़ को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हम 21वीं सदी के भारत की तस्वीर थोड़ी धुंधली होती है। निश्चित रूप से यहाँ जनसंख्या का प्रेशर है, कुछ और भी अव्यवस्था हैं, लेकिन किस देश के सामने नहीं है? क्या चीन के सामने नहीं थी? हमें कहीं ना कहीं ऐसी जागरूकता फैलानी पड़ेगी, और हमें ट्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर इस वाले सेगमेंट्स पे बढ़ाना पड़ेगा। ये मेरा अपना मानना है कि भले ही बुलेट ट्रेन 1 साल लेट हो जाए, अर्बन और थोड़ा सा हो जाए, लेकिन कम से कम हमारे पास में इन मज़दूरों के लिए, जो देश की एक बहुत बड़ी आबादी को ढोते हैं, उनके लिए एक कम सुविधा। और मैं एक और आउट ऑफ बॉक्स एक सुझाव मेरे दिमाग में उभर रहा है कि इस क्षेत्र के लिए पैसेंजर ट्रेन आप बढ़ाइए, और कुछ ट्रेन ऐसी कीजिए जो महंगी हों। जिनके पास पैसा है वो महंगी ट्रेन ले लें। शायद हमारे समाज को भी कुछ जागरूक होना होगा। रेल या सरकार को बेहतर बनाने में, चाहे शिक्षा हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे रेल हो, उनका भी सहयोग जरूरी है, विशेषकर उसकी सफाई में और दूसरी चीज़ों में। हम ऐसा ना करें कि ये रेल तो सरकारी संपत्ति है, इसको कुछ भी, क्योंकि मुझे अफसोस होता है कि अगर वो आर्मी की भर्ती के प्रश्न को लेकर एजिटेशन होता है तो रेल पटना में जलाई जाती है, इलाहाबाद में जलाई जाती है, और मैंने शायद लिखा भी था कि सबसे ज़्यादा रेल की ज़रूरत तो बिहार के इसी क्षेत्र को है। अगर आप रेल को इसमें जला देंगे तो आप परीक्षा देने कैसे जाएंगे? ये वो प्रश्न है कि जो उम्मीद है कि कुछ सरकार से मैं उम्मीद है, तो कुछ जनता से भी है कि इस बजट में इसका ध्यान रखा जाएगा। मैं चंद बातें जोड़ना चाहूँगा, चूँकि आज भी जो परिवहन के दूसरे साधन हैं उनमें सबसे सस्ता साधन ये है। आम आदमी सबसे ज़्यादा इसी में सफ़र करता है, और जैसे कि मिश्रा जी बता रहे थे कि एक ऑस्ट्रेलिया को लेके हम रोज़ चलते हैं, तो निश्चित तौर पर जब आप एक पूरी ऑस्ट्रेलिया को लेके चल रहे हैं तो उनके बारे में क्या नज़रिया है आपका, ये देखने की भी ज़रूरत है। क्योंकि मैं बहुत वर्ष हो गए मुझे देखते हुए, 87-88 से मैं रेलवे को देख रहा हूँ। जब तक मैं केवल बाहर से देखता था तो अलग बात है, मैंने अंदर से भी देखा, कुछ मंत्रियों के साथ भी काम किया, तो मैंने जो रेलवे को देखा है उसमें ये कि धीरे धीरे बहुत अधिक दबाव में पड़ती जा रही रेल, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो एक्सपेंसेज जो प्रायोरिटी होनी चाहिए उसमें कुछ कमजोरियां आ रही हैं। जैसे मैं बताऊं कि आज का दौर है, बहुत से लोगों को लगता है चमक दमक ही केवल अगर चलती रहे तो उससे रेल चल जाएगी। ऐसा नहीं है। आप उठा के बड़ी से बड़ी गाड़ियों को देख लीजिए, आप पाएंगे कि जो जनरल कोच है उनकी संख्या घटती जा रही है। मुझे लगता है कि मानव संसाधन के बारे में रेलवे के सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक विशिष्ट और दुर्लभ मानव संसाधन है जिसकी तुलना किसी और विभाग से नहीं की जा सकती है। एक गैंगमैन जो काम करता है वो 1 लाख रुपया महीना दे करके भी किसी तत्काल उसका रिप्लेसमेंट आप नहीं ले सकते। कई बार कहता भी हूँ कि इस समय एक बहुत मोटा पैसा मांग रहा है रेलवे, जबकि रेलवे का जो अपना आंतरिक संसाधन है वो बहुत ज़्यादा जनरेट कर पाने की हालत में नहीं है। इस समय जो कॉम्पिटिटिव वातावरण है पूरा परिवहन क्षेत्र का, अगर आप देखेंगे कोरोना के बाद एक दौर था कि ये लगने लगेगा था कि 500-600 किलोमीटर वाले जो लोग हैं वो अपने बाई रोड जाने वो फिर लौटने लगे हैं रेलवे की ओर। दूसरी चीज़ ये है कि पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है पिछले 3 बार से रिक्वेस्ट कर रही है, सरकार से अनुरोध कर रही है कि सीनियर सिटीजन्स और जो वेलफेयर के बहुत सारे ऐसे सेगमेंट के लोग हैं जिनके कंसेशन ख़त्म कर दिए गए थे, तो मुझे लगता है कि उन कंसेशन के बारे में रिकंसीडर करना चाहिए, क्योंकि रेलवे एक कल्याणकारी
कामों के लिए जाना जाता रहा है। और एक आखिरी बात ये कहना चाहूँगा कि रेलवे के कुछ बहुत यूनिक फीचर्स हैं, जिसमें से रेलवे के स्कूल भी आते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग जो है वो रेलवे स्कूलों के प्रोडक्ट हैं। रेलवे के स्कूल बहुत ही मतलब यूनिक स्कूल्स रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, वेलफेयर एक्टिविटीज़ में मैं जब जाता हूं तो मुझे अचानक शास्त्री जी का वो दौर याद आ जाता है, जबकि जिस दौर में रेलवे के अपने स्कूल बन रहे थे, रेलवे के क्वार्टर्स बन रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। मैं जब अभी मिश्रा जी कह रहे थे तो मैं कई स्टेशनों को मैं ऐसे लगता है कि जैसे वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो के कालखंड की हैं, मतलब इतना ध्वस्त हो गई हैं, ऐसा लगता है जैसे कभी कोई देखने ही नहीं आया। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों पर थोड़ा सा एक प्रायोरिटी बना के, और मैं बार बार कहता हूँ कि एक कमीशन रेलवे में बनाया जाए और वो कमीशन प्रायोरिटी को तय करे। क्योंकि देखिए इस समय रिपोर्टें बहुत सारी बनी हैं, सेफ्टी के बारे में बनी है और चीज़ों के बारे में बनी है, मॉडर्नाइजेशन कैसे हो बनी। मुझे लगता है कि एक कमेटी जिसमें जनता के प्रतिनिधि भी हों, वो एक पूरा एक इन डेप्थ स्टडी करें। इससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पर आपको हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। और प्राइवेट प्लेयर भी देखिए क्या है कि अभी खान पान की सेवाओं को प्राइवेट प्लेयर को सौंपा गया है, लेकिन शिकायतें किसको मिलती हैं? रेलवे बोर्ड को मिलती है। रेलवे बोर्ड भी बहुत सक्षम नहीं होता उनमें। तो मुझे लगता है कि निगरानी तंत्र थोड़ा और बेहतर इसके लिए करने की ज़रूरत है। एक टाइम था जब रेलवे में करीब 13 लाख कर्मचारी काम करते थे। हमारा जो रेल सिस्टम है वो 1853 से है, और उसके बाद काफ़ी समय समय पर इसमें परिवर्तन होता रहा है। तो टेक्नोलॉजी भी बदलती है, ऑटोमेशन होता है, मैकेनाइजेशन होता है, उससे लेबर इफ़ेक्ट होता है। तो हमको ये देखना है कि हमें क्या चीज़ चाहिए। आज जब हम हाईटेक युग में हैं तो हमको ये देखना है कि जो भी रेलवे की गतिविधियां हैं वो भी उसी के साथ साथ हाईटेक होती रहें। सबसे ज़रूरी तो इसमें सेफ्टी की बात है कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें बहुत सारी जानें जाती हैं, बहुत सारा नुकसान होता है। तो हमको ये देखना है कि जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होने चाहिए, और ये देखना चाहिए कि आगे को एक्सीडेंट ना हो। आप ये देखेंगे कि हर एक्सीडेंट हमें एक सबक दे के जाता है कि क्या गलती हुई, किसकी गलती हुई, उस गलती को हम आगे ना दोहराएं। उसके बाद जो हम देखते हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी का आजकल काफ़ी बोलबाला है, और हम चाहते हैं कि रेलवे में भी अपग्रेडेशन होना चाहिए टेक्नोलॉजी का। समय समय पर जैसे कोई परिवर्तन होता है तो उसका फ़ायदा रेलवे को मिलना चाहिए। रेलवे में धीरे धीरे सुधार की आवश्यकता है। इसमें थोड़ा सा मतलब इन्वेस्टमेंट का भी एंगल है, तो उसको भी हमको देखना होगा कि इसके कैसे हम इसको मीट विद करेंगे। अलॉटमेंट ऑफ बजट्स है वो भी आगे बढ़ाएंगे, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। बट सबसे पहले हमारी जो मेन चीज़ है वो सेफ्टी और कैपेसिटी एनहेंसमेंट। कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जाए, कैसे लोगों को वेट लिस्ट ना रहना पड़े, कि जब भी उनको वो जाने की मतलब ट्रैवल करने की इच्छा रखते हैं तो उनको मिल जाए। दूसरा कि सुविधाएं जो ट्रेन के अंदर जो सुविधाएं हैं, साफ़ सफाई, पानी की व्यवस्था और बाकी सब चीज़ें, खाने की पीने की सुविधाएं, वो उसमें भी सुधार की आवश्यकता है। हालांकि काफ़ी कुछ किया जा चुका है, लेकिन फिर भी और भी इसमें ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय रेल आजकल दूसरे भी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसमें काफ़ी आगे बढ़ गया है और काफ़ी कंपेरेबल हैं कि हम आगे इसको और बढ़ाएं, और हमारे देश का एक ये बहुत बड़ा कार्य उपक्रम है जिसको हमको संभाल के रखना है। तो अब मुंबई की जो उपनगरीय रेलें हैं, इतनी बड़ी आबादी को लेके जाती हैं, जिस दिन वो रुक जाती हैं तब लोगों को पता चलता है कि कितना शहर रुक जाता उनके है। हाँ, मतलब पूरा शहर तब तो अब वो उस तरह की जो अगर व्यवस्थाओं को देखिए तो उपनगरीय रेलों के विस्तार की गुंजाइश है, क्योंकि हर जगह ज़रूरी नहीं कि मेट्रो रेल हो। बहुत ही ज़्यादा
कॉस्टली है मेट्रो रेल। तो अगर जहाँ लगे कि जो नए शहर बस रहे हैं उनमें, पुराने शहरों में जो ओल्ड सिटीज़ हैं उनमें तो रेलवे की भी एक अपनी सीमा है, उनको जो स्पेस चाहिए जगह, तो उन नए शहरों में, उपनगरों में रेल नेटवर्क को बढ़ाने की भी बहुत गुंजाइश है। लेकिन अभी तत्काल, जैसे अभी आप कह रहे थे वेलफेयर में, एक बात की बड़ी तारीफ़ हुई है रेलवे की, अभी हमने देखा, वो दिव्यांग जनों को, जो विकलांग लोग हैं उनके लिए रेलवे ने सबसे ज़्यादा अरेंजमेंट किए हैं। इस बीच में जितना भी नए इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ चुनौतियाँ भी ये बढ़ रही हैं कि आप मॉडर्नाइजेशन का देखेंगे और चीज़ों में देखेंगे तो एक विज़न जो चाहिए, वो विज़न जो है वो मुझे बार बार यही लगता है कि एक चमक दमक एक विज़न नहीं हो सकता। चमक दमक तो चाहता है आदमी, क्योंकि पैसेंजर जो है उसको चाहिए, जो उसकी अपेक्षाएं बढ़ती है। अब आपको याद होगा कि लालू जी ने एक गरीब रथ चलाई, तो वो गरीब रथ में जब 700 750 में आदमी मुंबई तक पहुंचता रहा एयर कंडीशन क्लास में, तो इस तरह के, मतलब कॉमन पैसेंजर के लिए इस तरह के एक एक्सपेरिमेंट ठीक रहे, दुरंतो चली। तो रेलवे एक मॉडल के तौर पर बना है और सबसे पुराना, भारत का सबसे पुराना उपक्रम होने के नाते इससे हर एक विभाग ने सीखा है। तो मुझे लगता है कि वो रेलवे एक बड़े भाई की भूमिका में है आज भी। उसके लिए निश्चित तौर पर एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। कैसे होता है, क्योंकि मैं रेलवे को देखता हूँ, मैं अर्थनीति को मैं एक बात करना चाहता हूँ। मुझे लगता है समय भी समाप्त हो रहा है जी। मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें हमने वेलफेयर की जी। अभी 10 साल में सिर्फ 1 साल कुछ महीने बचे हैं जी। और मेरी समझ से खाली रेल कर्मचारियों के नहीं, सारे देश के जो कर्मचारी हैं, ख़ासतौर पर केंद्र सरकार कर्मचारी, शिक्षक और राज्य कर्मचारी, सबकी आशाएं जो हैं वो बजट की ओर हैं कि शायद इसमें 8वें वेतन आयोग की घोषणा होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इसको भी मद्देनज़र रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम संतुष्ट कर्मचारी ही किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी हो सकता है, विकास का एक मापदंड हो सकता है, तो उसको भी संतुष्टि देने के लिए मैं समझता हूँ कि सबको संतुष्टि की आवश्यकता है, तो कर्मचारी को भी संतुष्टि की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि अगर सरकार जो है वो 8वें वेतन आयोग का घोषणा करेगी तो इससे लोगों को काफ़ी राहत महसूस होने का। धन्यवाद। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि एक पॉइंट जो आपने उठाया था वो है कि महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं, जैसे कि उनके लिए अलग से स्पेशल एक कोच उनके लिए लगाया जाए, जिसमें वो बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी डर के, बिना किसी संशय के वो अपने आराम से चल सकें और अपनी यात्रा सुरक्षित कर सकें। आपने कहा था कि स्टाफ वेलफेयर, वो स्टाफ वेलफेयर तो एक समय ये समझिए कि ये हमारे स्टाफ की जड़ है जी। कि अगर स्टाफ खुश रहेगा, स्टाफ अगर मोटिवेटेड है, उसमें काम करने की का मादा है, तो वो आपको बड़े से बड़ा काम करके दिखाएगा। ये मैंने अपने कैरियर में देखा है कि आप उनको मोटिवेट करिए तो वो आपको उससे डबल आपको देंगे। तो ये स्टाफ वेलफेयर बहुत ज़रूरी है। एक वक्त था कि रेलवे से सब एसोसिएट फील करते थे। कोई परिवार कहीं भी जाओ, किसी भी गांव में जाओ, शहर में जाओ, किसी का चाचा रेलवे में, किसी का, और इसीलिए अरविंद जी ने ये बात उठाई थी, जो गैंगमैन है वो बेचारा कितनी तकलीफ़ों से गुजरता है। बारिश हो रही होती है, जंगलों में होता है, खाने का नहीं होता, कड़ी धूप में मेहनत और उसको कोई वो नहीं करता। अब हमारे पास में एक ऐसे बैलेंस की ज़रूरत है। देखिए, अब यहाँ पर देश के सामने एक अलग चुनौती है। एक तरफ इंजीनियर तो बन गए, हमें वो कार्य संस्कृति भी बदलनी पड़ेगी कि तुम इंजीनियर तो बन गए हो, लेकिन अगर तुम्हें काम गैंगमैन का है तो गैंगमैन का काम गैंगमैन की निष्ठा से ही करना पड़ेगा। उस समय आप बोस्टन या लंदन की सुविधाओं की उम्मीद न करें। ये कार्य संस्कृति को। शर्मा जी, ये बात आप सही कह रहे हैं। आप बहुत दिन तक रेल विभाग से जुड़े रहे हैं। मैं समझता हूँ रेलवे को अपनी रिक्रूटमेंट पॉलिसी में बदलाव लाना चाहिए जी, और जो आदमी के लिए जो काम उचित है वही काम उसको देना चाहिए। आप जो है वो भर्ती तो करेंगे पीएचडी और डिग्री होल्डर, और उनसे आप अपेक्षा करेंगे कि वो गिट्टी कूटें और वो ट्रैक में काम करें, तो ये अपेक्षा करना भी इतने पढ़े लिखे लोगों से अच्छी बात नहीं है। उनको जिस उनकी क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से उनको जॉब मिलना चाहिए।
अदरवाइज ये भी एक सुरक्षा के लिए बहुत गंभीर मसला बनेगा। तो ये जो एक चीज़ है उसमें भी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। मेरी एक और उम्मीद है, मेरी लास्ट बात, रेल मंत्री हमारे एक प्रशासक भी रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ भी रहे और टेक्निकली भी बहुत साउंड है, और देखा जाए तो शायद उनका ये तीसरा बजट होगा। तो इन सारे अनुभवों को, और इस बीच में रेलवे में बहुत सारे चेंजेस, रेलवे बोर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा स्ट्रक्चर बदला है, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस बनी है, अभी वो शुरुआत हुई है, गति शक्ति के नाम से दुनिया हो रहा है। मुझे लगता है कि उम्मीद है कि इस बजट में उसके कुछ इम्प्लीमेंटेशन और ऐसे पार्ट जिसमें सेफ्टी, सुरक्षा के साथ साथ हमारी सुविधाएं भी बढ़ें। ये शायद पूरे देश को उम्मीद है, क्योंकि 10 साल के बाद हमें ये कम, मतलब इतनी उम्मीद तो हमें करनी ही चाहिए। जब देश विश्व गुरु बनने जा रहा है तो लोगों की एक्सपेक्टेशन, लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ रही हैं कि हमें सुविधाएं अच्छी मिलनी चाहिए, वर्ल्ड क्लास मिलनी चाहिए, वर्ल्ड क्लास सुविधाएं, और हमारी यात्रा सुरक्षित हो और सेफ हो। जी। तो और सर, मैं एक आखिरी बात कहना चाहूँगा कि मुझे लग रहा है समय भी ख़त्म हो रहा, कि हर बजट जो भी बजट आता है, क्योंकि अब तो आम बजट में मर्ज हो गया है रेलवे, तो हर हाल में रेलवे पर दोनों हाउस में चर्चा ज़रूर होनी चाहिए संसद में, क्योंकि मैंने देखा है कि जब भी चर्चा होती है तो कुछ इम्प्रूवमेंट होते, क्योंकि जो पार्लियामेंटेरियन है ये अपने अपने इलाकों में कश्मीर से कन्याकुमारी तक इलेक्ट होके आते हैं, उनको पता होता है बहुत सारे पृष्ठभूमि को, बहुत सारे ऐसे जो केवल ट्रेन से चलते हैं। तो बस केवल ये कहना है कि चर्चा करने के लिए ज़रूर पहल होनी चाहिए, और अगर रेलवे की चर्चा संसद में होती रहेगी तो मुझे लगता है कि रेलवे को इम्प्रूव करने में और संसाधन जुटाने में ज़्यादा मदद मिलेगी। बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने रेलवे को लेकर क्या है एक्सपर्ट्स की राय। पूरी चर्चा के निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो एक चीज सामने आई है कि रेलवे को ज्यादा से ज्यादा फंड देने की जरूरत है, रुके हुए प्रोजेक्ट्स को जल्द पूरा करना होगा, और सबसे अहम बात ये कि स्पीड से ज्यादा सेफ्टी की जरूरत है। रेलवे में स्टाफ की कमी भी एक बड़ी समस्या है, सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं कि रेलवे हर रोज करीब 2.5 करोड़ यात्रियों को मंजिल तक पहुंचाता है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड दोनों देशों की आबादी को मिला दे तो भी 2.5 करोड़ नहीं होते। तो आप समझिए कि भारतीय रेल कितना बड़ा उपक्रम है। रेलवे को यातायात की लाइफलाइन कहते हैं, गरीब से लेकर अमीर तक ट्रेन में सफर करते हैं। मोदी सरकार रेलवे की सूरत बदलने की दिशा में तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में जरूरी है कि आम बजट में रेलवे को अच्छा खासा बजट मिले। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज की चर्चा से क्या निष्कर्ष निकल करके सामने आया। स्पीड से ज्यादा सेफ्टी जरूरी है, यात्रियों की सुरक्षा सबसे अहम है, कार्य कुशलता को बढ़ाना पड़ेगा, विश्व स्तरीय ट्रेनिंग की जरूरत है, समाज भी जिम्मेदारी समझे, ट्रेन ना जलाएं, पटरी ना उखाड़े, लंबित प्रोजेक्ट्स को पूरा करें, वेटिंग की समस्या खत्म हो, जनरल कोच की संख्या बढ़ाएं, रेलवे में बड़े निवेश की भी जरूरत है। तो बजट एडवाइजर्स में आज बस इतना ही। कल हम 2 खास मुद्दों के साथ आपके सामने होंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य, जिनका ताल्लुक सीधे आपसे है, समाज के हर तबके से है। कहते हैं कि शिक्षित होगा भारत तभी विकसित होगा भारत।